सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली होता ये है कि एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग। तो पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आप एक प्रोग्राम को ब्रेक करें और उसको पार्ट्स में डेवलप करें, और पार्ट्स में डेवलप करने के बाद आप कोशिश करें कि उन पार्ट्स को एक से ज्यादा प्रोसेसर्स एक वक्त में अलग अलग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसका फायदा क्या होता है? आपने सुना होगा कि आपने एक सेलफोन जो आप परचेज करते हैं उसमें एक से ज्यादा कोर्स होती है। कोर का मतलब एक सारा सीपीयू ऑन वन माइक्रो प्रोसेसर होता है, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन जब आप गेम खेलते हैं तो वो कोर्स फिर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आम प्रोग्राम्स हैं उनको एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गेम है उसको एक से ज्यादा कोर की जरूरत है। इसका मतलब है कि गेम का जो प्रोग्राम है वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग, कि जहां पे हमने एक प्रोग्राम को इस तरीके से डेवलप किया है कि उसको एक से ज्यादा प्रोसेसर्स मिलके चलाएं। मिलके जब ही चला सकते हैं जब वो प्रोग्राम जो है वो इस तरह बनाए गए हैं। अब आपने प्रोग्राम ही ऐसा बनाया है जो सिस्टम ब्रेक नहीं कर सकता, उसको आप एक से ज्यादा कोर पे नहीं चला सकते। अगर आपको कंप्यूटिंग की पावर यूटिलाइज करनी है तो आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी जो एक से ज्यादा कोर्स को यूटिलाइज कर सके। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब है कॉन्करेंट, एक साथ। कंप्यूटिंग का मतलब है प्रोसेसिंग ओवर द सेम program. So parallel computing is computing where the jobs are broken down into discrete parts that can be executed concurrently. Each part is further broken down into a series of instructions. Into a series of instructions मतलब सब routines बना रहे हैं, procedures बना रहे हैं, functions बना रहे हैं, या कंप्यूटर के प्रोग्राम के parts बना रहे हैं। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम्स ही होते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ईच पीस एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन अ डिफरेंट सीपीयू। तो ये जो पार्ट्स होंगे ये एक ही साथ चल रहे होंगे, लेकिन अलग अलग प्रोसेसर के सीपीयूज के ऊपर। जैसे क्वाड कोर है तो चारों जो है वो एक एक कोई पार्ट चला रहा है। द ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टास्क अमंग मल्टीपल प्रोसेसर विद हेल्प will help to reduce the amount of time to run a program. ठीक है। Parallel systems deal with the simultaneous use of multiple computer resources that can include a single computer with multiple processors, a number of computer connected by a network to form a parallel processing cluster। ये भी होता है पहले जमाने में, जैसे आपके भाई कंप्यूटर लैब हो गया आपके स्कूल में, सही है ना। आप उस कंप्यूटर लैब को जो है वो एज ए सिंगल प्रोसेसर बना दें, मतलब सारे अलग अलग प्रोसेसर को आप एक ही काम पे लगा दें, तो वो एक प्रोग्राम का सिंगल प्रोसेसर बन जाएगा। अब ये नहीं होता। पहले होता था जैसा एक सिंगल प्रोसेसर आया करता था, अब तो एक ही प्रोसेसर पे इतने सारे सीपीयूज होते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये होता था, ऐसे सॉफ्टवेयर आते थे जो पूरी लैब को एक सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है। अच्छा, अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क टू फॉर्म अ पैरेलल कंप्यूटिंग क्लस्टर। ठीक है ना, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Parallel systems are more difficult to program than computer with a single processors. The architecture of parallel computer varies accordingly, and the process of multiple CPUs must be coordinated and synchronized. ये भी कोई आसान बात नहीं है कि आप जो हैं वो सारे प्रोग्राम को ब्रेक करें, मुख्तलिफ कंप्यूटर से करवाएं और फिर उन कंप्यूटर्स को कंट्रोल भी करें। आप सिंक भी तो करना पड़ेगा ना, हर काम तो एक साथ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कोई प्रोसेसर का काम दूसरा प्रोसेसर भी तो इस्तेमाल करेगा, सिंक्रोनाइजेशन तो होगी। द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इज पोर्टेबिलिटी। ठीक है ना, कि आप उसको किस तरीके से मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे एक ही टाइम में करवाएंगे, प्रोग्राम को किस तरीके से बांटा जाएगा। An instruction stream is a sequence of instructions that are read from the memory. Data stream is an operation performed on the data in the processor. ये हम बहुत कॉमन टर्म इस्तेमाल करेंगे, इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को, आपको पता है कंप्यूटर प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो वो इंस्ट्रक्शंस अगर बाइनरी फॉर्म में होंगी जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, तो सिस्टम को वो बिल्कुल एक सीरीज में मिलती रहेंगी और सिस्टम उनको प्रोसेस यानी कि एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट साइकिल करता रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का वर्ड जो है वो हम दो तीन मायनों में इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन होगी तो हम एक इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगी तो हम एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस का वर्ड, अच्छा, समटाइम्स सिंगल इंस्ट्रक्शन का मतलब एक सिंगल प्रोग्राम भी होगा, तो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। बेसिकली जब हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो हम प्रोग्राम नहीं बोलते, ऐप नहीं बोलते, एप्लीकेशन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो समटाइम वो सिंगुलर बोल रहे होते हैं, समटाइम हम प्लूरल बोल रहे होते हैं। ऑल वी मेंट इज द करंटली रनिंग प्रोग्राम। समटाइम्स अगर हम सिंगुलर बोल रहे हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन की बात हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है हम पूरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं।
तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन जैसे आप पढ़ेंगे वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक है फ्लिन्स टैक्सोनॉमी। फ्लिन, FLY, फ्लिन, फ्लिन्स टैक्सोनॉमी। तो फ्लिन टैक्सोनॉमी जो है वो माइकल फ्लिन ने 1966 में एक आइडिया लगाया कि आने वाले वक्तों में कंप्यूटर्स जो होंगे ना, वो क्या सिस्टम कर रहे होंगे, वो उनमें किस तरीके से पैरेलल कंप्यूटिंग चल रही होगी। तो उसका जो आइडिया है उसको हम कहते हैं फ्लिन टैक्सोनॉमी। आपके सिलेबस में उसका नाम फ्लिन्स टैक्सोनॉमी नहीं है। फ्लिन्स टैक्सोनॉमी एज इन फ्लिन, फ्लिन्स टैक्सोनॉमी, सही है ना? क्या हम इसको कहते हैं? फ्लिन्स टैक्सोनॉमी। हाँ, तो ये पूरी उसकी थ्योरी है। फ्लिन्स टैक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स प्रपोज्ड बाय माइकल फ्लिन इन 1966। जैसे कभी कोई चांद पे गया था तो चांद पे जाने से भी पहले किसी ने लिखा था कि हम लोग चांद पे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही उस जमाने में कंप्यूटिंग तो बहुत ही इमेच्योर बेबी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। लेकिन अब तो ये वाकई में सच हो भी चुका है, सबको जो कुछ भी उसने बोला था उस वक्त अभी आप पढ़ेंगे। सो द टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स एंड डेटा स्ट्रीम्स, यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स का मतलब एक से ज्यादा प्रोग्राम, नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम्स का मतलब है वो सारे प्रोग्राम या तो एक से ज्यादा डेटा को यूज कर रहे हैं या एक ही प्रोग्राम एक से ज्यादा डेटा को यूज कर रहा है। अब सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपको क्या ये अंदाजा है कि इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंस्ट्रक्शंस है एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आप उसमें कोई प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब क्या मतलब, सॉरी, उसमें अगर आप कोई डाटा बनाते हैं, यानी कि उसका क्या मतलब हुआ, आप वर्ड में एक फाइल बना रहे हैं, एक्सेल में एक फाइल बना रहे हैं, तो उसको हम डाटा बोल रहे हैं। जिस तरह हम प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, फाइलों को डाटा बोल रहे हैं। तो अब आप एक ही प्रोग्राम में एक से ज्यादा डाटा यानी कि फाइलें भी खोल सकते हैं, और एक ज्यादा फाइलें एक ज्यादा प्रोग्राम में भी खोल सकते हैं, है ना? एक प्रोग्राम में आप 4 वर्ड की फाइलें भी खोल सकते हैं। हाँ, तो यही मतलब है इसका। सही है ना? तो द taxonomy is based on the number of instruction streams and the data streams that can be processed simultaneously by computer architecture। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि उसके अंदर एक कोर है, एक से ज्यादा कोर है, या उसका क्या पर्पस है? ठीक है। अच्छा, देर आर 4 कैटेगरीज: सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, SISD; सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा; सिंगल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा; और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये जो आजकल हमारे फोन हमारे हाथ में, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वाले हैं। ठीक है। तो इस पे अभी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सो देयर आर फोर फोर डिफरेंट कैटेगरीज proposed। ठीक है। नंबर 1, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंगल डेटा। SISD, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। SISD बेसिकली ओरिजिनल कैटेगरी है, यानी कि इसमें ये वाई कैटेगरी है जो बाय नेचर खुद पैरेलल है ही नहीं। सही है। ठीक है, तो दिस इज ओनली वन प्रोसेसर which is working on one program, which is taking one instruction, and when the instruction is executed it is making of one data। ऑलराइट, सो जो बेसिक हमारी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है एएस वाली, उसके अंदर ये है। नहीं नहीं, कैमरा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है जिसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज होते हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन जो है वो एक सादा डिवाइस है, एसी एक सादा डिवाइस है, तो एसी में ये वाली आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो सकती है। एक कैमरा एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है। अब आप देखिए, जब आप तस्वीर खींचते हैं, और ओल्ड कैमराज में तो प्रोसेसर था ही नहीं ना, जो डिजिटल कैमरा है उसमें, हाँ, उसमें मल्टीपल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसको अब आप समझने के लिए सरल समझें कि इसका जो ताल्लुक है ना, वो है ग्राफिक्स से। आपने जीपीयू का नाम सुना है? सबने सुना है, जो गेम खेलता है उसको पता होगा। ग्राफिक कार्ड, जीपीयू, एनवीडिया, जी फोर्स, ये सारे क्या है? ये बेसिकली
सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है ये। सही, क्या है ये? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो इन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा देयर इज अ सिंगल प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स द सेम इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम इन पैरेलल। इन पैरेलल का मतलब है सब एक साथ करेंगे। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। सिग्नल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? जब डेटा आ रहा है या जा रहा है, जिस तरीके से आपकी वाईफाई होती है, ब्लूटूथ होती है, बहुत सारा डेटा एक बहुत ज्यादा स्पीड में, सही है ना? अब अगर आप पीटीसीएल से 250 MB भी तो आजकल ऑफर कर रहा है पीटीसीएल, घर में लगा लेते हैं, तो आपके पास डाटा जो गिरेगा आपके फोन पे आके वो कितना होगा? एक साथ आना है ना, तो जाहिर है वो एक एक बिट करके तो नहीं आ रहा होगा। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ आपको। तो ये है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल मल्टीपल डाटा। इसको हम कहते हैं SIMD। ठीक है ना? तो देयर इज अ सिंगल प्रोसेसर, देयर इज ए सिंगल प्रोसेसर, इस पे गौर कीजिएगा, देयर इज अ सिंगल प्रोसेसर। ठीक है ना? प्रोसेसर एक ही है दैट एग्जीक्यूट्स, अच्छा, देयर इज अ सिंगल प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स, हाँ सही आ रहा है, देयर इज अ सिंगल प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स, ठीक है, द सेम इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स, द सेम इंस्ट्रक्शन on multiple data streams। ठीक है? दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, this type of architecture is mainly used with graphic applications and what? Signal processing, etc. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो माइनर्स होते थे, जो क्रिप्टो करेंसी को माइन करते थे, यानी कि बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे और फैसिलिटेट करते थे ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस, इसके जवाब में फिर उनको क्रिप्टो करेंसी बन के मिलती थी। तो वो माइनर्स क्या इस्तेमाल कर रहे थे? जीपीयू। क्योंकि माइनिंग जो है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस तरीके से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं और इसका उससे क्या ताल्लुक है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा, अब देखिए बेसिकली हमारे पास फर्ज करें कि एक हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन है, ये मॉनिटर की एक स्क्रीन है, और इसके अंदर हमारे पास जो अ, वो है, क्या कहते हैं उसको, रेजोल्यूशन। सही है, वो जो रेजोल्यूशन है हमारे पास वो बेसिकली है 4K की। ठीक है? ठीक है ना? हाँ, अभी तो बहुत इससे भी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो आप फर्ज करें कि आपके पास 3840 पिक्सल जो है विड्थ में और 2160 पिक्सल जो है वो हाइट में। अच्छा, तो ये जो टोटल हो गए ना पिक्सल्स, ये कितने हो गए? 3240 सॉरी 3840 मल्टीप्लाई बाय 2160, ये हो गए आपके पास 3840 मल्टीप्लाई बाय 2160, ये हमारे पास हो गए 829440 पिक्सल्स। अच्छा, अब ये बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट, देयरफॉर 8.3 हम मिलियन लगा लें, 8.3 मिलियन अप्रॉक्स। ठीक है? अब ये 8.3 मिलियन अप्रॉक्स आपके पास जो है वो है,
पिक्सल एक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 8.3 मिलियन अप्रॉक्स आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा, जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर एक पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे पास एक प्रोसेसर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो प्रोसेसर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे और होंगे। हमारे पास जो होता है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, इसको हम कहते हैं हैंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हर काम इससे करता है, हत्ता कि स्क्रीन भी उसी से रेंडर करेगा। माइक्रो प्रोसेसर जो है स्क्रीन भी उसी से रेंडर करेगा। तो अब फर्ज करें कि ये एक एएलयू आपके पास लेफ्ट टॉप से स्क्रीन रेंडर करता है, पिक्सल बाय पिक्सल बाय पिक्सल बाय पिक्सल, फिर टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। और कितने पिक्सल्स कर रहा है ये? 8.3 मिलियन अप्रॉक्स पिक्सल कर रहा है। अब आप खेल रहे हैं गेम, आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें जब आप अपने पीक वर्किंग पे होते हैं तो आप एक सेकंड में कई बटन प्रेस करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपको उसका रिस्पांस जो है वो उसी सेकंड में नजर आए। अब ये एक एएलयू उस रिस्पांस में जो इमेज में चेंजेस आ रहे हैं उनको, क्या आपका ख्याल है कि ये 8.3 मिलियन पिक्सल्स कई बार एक ही सेकंड में आपके लिए रीपेंट कर सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं है कि एक 4K या इवन HD की रेजोल्यूशन पे बहुत सारे चेंजेस पर यूनिट ऑफ टाइम, स्पेशली जब आप गेमिंग कर रहे हैं या रेंडरिंग कर रहे हैं। मूवी शूवी देखने में कोई इतना मसला नहीं होगा, मूवी तो एक सिंपल सी चीज है, वो तो स्ट्रीम आ रही है और आप देख रहे हैं। ये जब आप रेंडरिंग कर रहे हैं, वीडियो रेंडर कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए किया ये जाता है कि एक बेसिकली आपके पास सीपीयू होता है, और उसके अंदर एक स्पेशल सिस्टम बना दिया जाता है, और उसमें ये होता है कि आपको एक से ज्यादा एएलयू लगा के दे दिए जाते हैं। उसमें आपको एक से ज्यादा एएलयू लगा के दे दिए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब ये ALU 1 है, ये ALU 2 है, ये ALU 3 है, ये ALU 4 है। इसके बाद जितने ALU होंगे उतना इस स्क्रीन को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, और इन ALUs के पास अलग अलग छोटी छोटी मेमोरीज लगा दी जाएंगी, जो हर एक ALU की अपनी मेमोरी होगी। ठीक है, और इस ALU को फिर कनेक्ट कर दिया जाएगा उसके अपने क्वाड्रेंट के साथ। और जैसे ही यहां से एक कमांड मिलेगी, यानी कि इसमें एक कंट्रोल यूनिट होगा, इस एक कंट्रोल यूनिट की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो एक प्रोसेसर है। तो जैसे ही सिस्टम क्या करेगा कि हर एक ये मेमोरी है, हर ALU की अपनी मेमोरी है, हर एक ALU की अपनी मेमोरी, यानी कि इस ALU के अंदर इस स्क्रीन के क्वाड्रेंट का डेटा रख दिया जाएगा, इस मेमोरी में इस स्क्रीन के क्वाड्रेंट का डेटा रख दिया जाएगा, इस ALU के साथ इस स्क्रीन के क्वाड्रेंट का डेटा, और इस के साथ हम इसके क्वाड्रेंट का डेटा रख देंगे। अब इसमें क्या होगा, यहां से एक कमांड आएगी, सिंगल कमांड, और हर ALU अपना डेटा अपने क्वाड्रेंट में पेस्ट कर देगा। तो जो पहले एक ALU जितना टाइम लगा रहा था, अब उसके आधे टाइम में वो काम हो जाएगा। यानी कि इसमें पैरेलल क्या होगा? पैरेलल ये होगा कि जब ये ALU अपना डेटा प्रिंट कर रहा होगा, तो उसी वक्त उसी के साथ साथ ये ALU भी अपना डेटा प्रिंट कर रहा होगा, और उसके साथ साथ ये वाला ALU भी अपना डेटा प्रिंट कर रहा होगा, और इसके साथ साथ ये वाला ALU भी अपना डेटा प्रिंट कर रहा होगा। लेकिन अब ये होता है कि ये 1 2 3 4 ALU नहीं होते हैं,
ये 30 40 50 60 100 150 200 ALUs होते हैं, समझे आप? तो ये इस तरीके, अगर आप अपने सेल फोन को खुद उठाएंगे, उसमें देखेंगे कौन सा ग्राफिक कार्ड है, ज्यादातर चांसेस ये होते हैं माली एक है, माली MALI, माली होता है। तो माली के अंदर आप फिर मॉडल देखें और उसके अंदर आप ये देखेंगे कितने उसमें कोर्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलियूज को, इस तरह के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ एलियूज को, ये उसकी कोर्स है। ठीक है ना, इनको क्या तस्वीर किया जाता है कि ये कोर्स है। ये आपका ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक प्रोसेसर है, जिसको आप लोग ग्राफिक कार्ड कहते हैं। इसका इसका अपना सिस्टम होता है, अपनी मेमोरी होती है, अपना सब कुछ होता है, और बहुत सारे एलियो होते हैं। इसको जो है वो एरे प्रोसेसर भी कहा जाता है समटाइम्स। व्हाट? एरे प्रोसेसर। अब आपको समझ में आया कि जो माइनर्स थे क्रिप्टो करेंसी के, वो उसको क्यों यूज करते थे? क्योंकि उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती थी। तो इतने सारे एलियू जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और मिल बांट के करेंगे, तो काम तो आसान हो जाएगा। लेकिन उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि बिजली बहुत खाता है कंप्यूटर पे, तबाही बिजली खाना शुरू कर देता है। और क्रिप्टो करेंसी का ये रूल है ब्लॉकचेन का, कि जितनी ज्यादा आप माइनिंग करेंगे, उतनी वो मैथमेटिकल इक्वेशन मुश्किल होती चली जाएगी। उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो लोड पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से उठा के बंद कर दिया। अब माइनर्स कहाँ बेचारे काम करेंगे? हाँ, तो वो जब वो प्रमोट करेगा और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, तो यही होगा ना उसके साथ। वैसे भी बड़ा ड्रामेबाज था। अच्छा जी, तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कोर जो है इन, अब आप देखें कि जो मॉडल्स हैं, अब आप देखें बहुत सारे हैं। जैसे इसमें इसमें 32 कोर्स हैं। तो माली जो प्रोसेसर है, हाउ मेनी कोर्स डज द माली G78 have? 24 कोर्स। अब आप खुद सोचेंगे एक स्क्रीन 24 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो एक सेकंड में जितना काम हो रहा होगा, वो 24 टाइम्स कम में हो जाएगा। तो इस तरीके से, जैसे एक प्रोसेसर है यहाँ पे MALI माली G78, तो इसके अंदर 24 कोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और प्रोसेसर है एड्रीनो, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। सही है। अच्छा, अब आप देखें माली G52 जो है वो भी है। इस तरीके से आप जो भी GPU उठाएंगे, हाँ, कितनी कोर्स होती हैं, इतनी कोर्स होती हैं, बाज में तो हंड्रेड्स ऑफ कोर्स होती हैं। हाँ, ये लिखा हुआ होता है। तो अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट GPUs हैं, जैसा कि GeForce RTX 4090 है, इसमें कोर्स पता है कितनी है? इसके अंदर 16,384 कोर्स हैं। इसकी कीमत कितनी है? ये 10 लाख रुपए का होगा। RTX 3090, 10,496 कोर्स। 3090 Ti, इसमें 10,752। RTX 3080 87004। आपके पास कौन सा है? नहीं, GeForce का GPU लगा हुआ है आपके पास? हाँ, आप ये देखिए सीधा साधा भी जो होगा ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन जो है 1050, उसमें 768 कोर्स है। हाँ, सही है। अब आप देखें, अगर मैं अपना CPU उठाता हूँ, तो मेरे CPU के अंदर जो प्रोसेसर है वो है NVIDIA का GTX 960M। सही है, 960M। अब ये जो 960 है, इसमें कितनी कोर्स है? 1024। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए काफी है। मैं तो कोई गेम वैसे भी नहीं खेलता। तो गेट द आइडिया। सो दिस इज बेसिकली सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा। यस। अगर ये इजाद नहीं होते, अच्छा होता एक ही प्रोसेसर है, लेकिन इसके अंदर कोर्स, यानी कि इसके हम जो GPU की कोर्स है, उसका मतलब ALU होता है, और हर ALU की अपनी मेमोरी होती है, इसलिए महंगा होता है। मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव बिजनेस। नहीं नहीं, प्रोसेसर के अंदर की मेमोरी, अपनी अपनी जाती मेमोरी होती है, हर ALU के साथ छोटी सी मेमोरी लगी हुई है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है तीसरा,
मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। व्हाट? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डाटा। अब जो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा है, ये अपनी दुनिया है। नहीं, ये एक अलग है, ये अलग दुनिया है। इसको देखें, अब आपके पास ये हो गया सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब आपके पास आएगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, MISD। ये भी स्पेशलिस्ट है। तो in MISD architecture, multiple processor execute different instruction on the same data stream. This type of architecture is not commonly used in practice as it is difficult to find applications that can be decomposed into independent instruction stream. अब इसमें देखें, इसमें होता क्या है। अब इसकी आप ऐसे एग्जांपल लें, एक जहाज है, वो उड़ा, एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर आके अब ये जो पायलट है वो ऑटो पायलट लगा देता है। अच्छा, ऑटो पायलट लगा देता है और उठ के अपनी सीट से चला जाता है। अभी जो ऑटो पायलट सिस्टम है, ये एक, जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, एक सेट ऑफ सेंसर से डेटा उठा रहा है। फर्ज करो जो सिस्टम ऑटो पायलट चला रहा है वो हैंग हो गया, तो क्या होगा? हम एक सिस्टम नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम फॉलोअर के लिए सेकंड और मे बी थर्ड सिस्टम रखेंगे। अच्छा, और कोशिश ये की जाती है कि एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर को दोबारा दूसरे सिस्टम पे नहीं रखा जाए, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जिसमें एक हैंग हुआ है उसकी दूसरी कॉपी भी हैंग हो जाएगी। तो इस तरीके से कंपनीज क्या करेंगी कि एक से ज्यादा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस के सॉफ्टवेयर को अलग अलग सिस्टम पे लगाएंगी, लेकिन ये सारे सिस्टम जो होंगे एक दूसरे की बैकअप पे रखे हुए होंगे कि एक फेल हो तो दूसरा उसको टेक ओवर कर ले, लेकिन इन सब का डाटा एक ही सेट ऑफ सेंसर से आ रहा होगा। समझे आप? तो ये क्या हो गया? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक से ज्यादा प्रोग्राम और सिंगल डाटा, सब एक ही डाटा को यूज कर रहा है। ये आपको एक एग्जांपल मैंने देने के लिए समझा दिया। अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं आपको इसको फर्दर समझाता हूं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, दिस आर्किटेक्चर। अच्छा देखिए, ये जो फ्लिन की पूरी कैटेगराइजेशन थी ना, ये आउट ऑफ थॉट्स थी, ये फिलोसफिकल थी, इसको इसने बनाई नहीं थी, इसने बोला कि ऐसा होगा और बाकी में हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा, दिस आर्किटेक्चर executes different instructions, executes different instructions, यानी कि programs, different instructions on the same data, on the same data. It is not very common. It is not very common. ठीक है ना? However, we will relate pipelining architecture to this multiple instruction single data stream architecture. ठीक है, अब ये पाइपलाइनिंग क्या होती है? पाइपलाइनिंग हमारा सिलेबस का हिस्सा है, हम पाइपलाइनिंग को समझेंगे। पाइपलाइनिंग जो है, ये एक आर्किटेक्चर है जो कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। हमारे सिस्टम्स में पाइपलाइनिंग होती है और एक से ज्यादा पाइपलाइंस मौजूद होती हैं। तो ये जो पाइपलाइनिंग है, पाइपलाइनिंग, ये बेसिकली जो है is the process of storing and prioritizing computer instructions that the processor executes. The pipeline is a logical pipeline that let the processor perform instructions in multiple steps.
या इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। पाइपलाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ accumulating instructions from the processor through a pipeline. It is accumulating it is accumulating, यानी कि सिस्टम जमा कर लेता है इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये सिंगल इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोसेसर मेमोरी, the process from the processor's memory in a pipeline। ठीक है। This allows storing and processing instructions in an orderly process, in an orderly process। अब ये orderly process क्या होगा? orderly process का मतलब है कि जिस तरीके से आपने, जिस अंदाज में लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। सही है। पाइपलाइन इज अ टेक्निक in which instructions are overlapped during execution। अब आप इसकी एग्जांपल देखें। पहले जो प्रोसेसर होते थे, अब हम सिर्फ पाइपलाइनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले जो प्रोसेसर होते थे वो क्या करते थे? फैच किया इंस्ट्रक्शन को, डिकोड किया इंस्ट्रक्शन को, और फिर एग्जीक्यूट किया इंस्ट्रक्शन को, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी। ठीक है। पहले फैच किया, फिर डिकोड किया, फिर एग्जीक्यूट किया, एंड देन अगेन। तो अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, लेट्स से ये आपके पास एक प्रोग्राम है, इसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, फिर 4 है इंस्ट्रक्शन नंबर जो कि कहती है जंप, फिर 5 है जो यहाँ पे है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे है, फिर 7 है जिस पे लिखा हुआ है एंड। ये जंप जो है, ये जंप करा देती है आपको 7 पे। तो आप ये एग्जीक्यूट करते हुए इंस्ट्रक्शन, पहले आपने ये एग्जीक्यूट करी, फिर एग्जीक्यूट करी, फिर एग्जीक्यूट करी, और ये वाली इंस्ट्रक्शन आपको 7 पे जंप करा देती है। यानी कि 5 और 6 हम नहीं करते हैं, 7 हम करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने पहले ओ या एस पढ़ा है? मतलब आपने अभी एस नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है, ठीक है। तो यह हमें अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो A2 में तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसका हमें अंदाजा है, आपने तो पढ़ा है ना, नॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है। तो अब ये आप करते हुए आ रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा कि पहले एक प्रोसेसर होता था जो कि फैच डिकोड एग्जीक्यूट करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंस्ट्रक्शन को, एवरी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स 3 clock cycles to get done with its processing। ठीक है। अब क्लॉक साइकिल क्या होती है? क्लॉक साइकिल इज बेसिकली कंप्यूटर का सेकंड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम रिक्वायर्स 7 into 3, 21 clock cycles to get completed। ये ठीक है। अब जो है हमारे पास पाइपलाइनिंग है। पाइपलाइनिंग में ये प्रोसेस सिग्निफिकेंटली कम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट होता है। ठीक है। तो बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में तफसील से देखेंगे। मीनवाइल आई विल बी शेयरिंग दिस स्लाइड, तो मेक श्योर कि हम लोग इसको जो है वो
अगली क्लास में जब देख रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।